हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। तो स्वागत है आप सभी का मनोज एकेडमी में। सभी लोग जुड़ जाएं। जीके स्पेशल क्लास आप लोगों के लिए शुरू कर दी गई है। यूपी पुलिस और सुपर टेट, आरओ एरो सभी एग्जाम के लिए वीडियो इम्पोर्टेंट होने वाली है। हर एक प्रश्न की संपूर्ण व्याख्या बताई गई है और आप सभी लोग इस वीडियो के अंत तक ये इंश्योर कर लेंगे कि आप सभी को कितने क्वेश्चन बने हैं, कितने नहीं बने हैं। कमेंट सेक्शन में आपको बताना भी है। तो जल्दी जल्दी जुड़ जाइए फटाफट और क्लास को शुरू कर लेते हैं जल्दी से हम लोग। पहली क्लास रहने वाली है आपके जीके की और इसकी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की पहले क्वेश्चन के साथ। साथियों, पहला क्वेश्चन आपका कथन से है। पहले क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि भारतीय संविधान के विषय में दिया गया कथन किसका है। क्या है कथन कि भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। क्वेश्चन आपका ये है। तो ये जो कथन दिया गया है वो किसके माध्यम से दिया गया है, किसने दिया है कथन। चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर आ रखे हैं। जो कथन आपको उचित लगे वो आप बताइएगा। चलिए देख लीजिए, आपको दिया जाता है थोड़ा सा समय। ओके, तो मैं आपको बता दूं कैसी वियर, डी ऑप्शन आपका यहां पे सही आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 1 का। ठीक, प्रश्न संख्या 2 की मैं बात कर लेता हूं यहां पर कि जब कोई विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किया गया है। ध्यान रखेंगे, जब कोई विधेयक है संसद के दोनों सदनों के द्वारा पारित कर दिया गया तो निम्नलिखित में से किसको उस विधेयक पर अनुमति रोकने का अधिकार प्राप्त है, यानी कि उसको कौन रोक सकता है। ये आपसे इस क्वेश्चन में पुटअप किया गया है। इस क्वेश्चन का आंसर तो आप लोग सभी जानते ही होंगे, ऐसी बात नहीं है। जी हाँ, इसका आंसर होगा राष्ट्रपति को। लेकिन मैं आपको बता दूं सॉरी, ये जो राष्ट्रपति को अधिकार है वो आपका कौन से अनुच्छेद से है। अनुच्छेद अनुच्छेद 111, 111, 111। ठीक है, इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 की तरफ। आपसे बोला गया है कि राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ये वाला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, अच्छा क्वेश्चन है। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है, ये आपसे प्रश्न पूछा गया है। हमारे ऑप्शन है उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और स्पीकर। क्या लगता है आपको इसका आंसर कि राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। 3rd नंबर क्वेश्चन की मैं बात कर ले रहा हूं, तो आप सभी लोग इसका आंसर आई होप लगा दिए होंगे, उपराष्ट्रपति। अच्छा दोस्तों, अगर मैं बात करूं उपराष्ट्रपति की, तो ये संविधान के अनुच्छेद 63 के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 63 के तहत दोस्तों आपकी बात की जाती है कि भैया इसमें क्या होगा, एक भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा और संविधान में उपराष्ट्रपति से संबंधित जो प्रावधान है वो कहाँ से लिए गए हैं, वो अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। कहाँ से, अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं जो प्रावधान लिए गए हैं डियर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, पहला ऑप्शन आपका यहाँ पे हो जाता है। इसके पश्चात आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 4 में कहा गया है कि हड़प्पा कालीन सभ्यता स्थल लोथल स्थित है। हड़प्पा कालीन सभ्यता स्थल लोथल, लोथल जो है वो कहाँ पर स्थित है, ऐसा आप लोगों से प्रश्न के माध्यम से पूछा गया है। हाँ जी सर, गुजरात में, पंजाब में, राजस्थान में या सिंध में। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं इसका आंसर हो जाता है गुजरात। जी हाँ दोस्तों, प्रश्न संख्या 4 का आंसर जो हो जाएगा वो आपका गुजरात हो जाएगा, है ना, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता से संबंधित जो पुरास्थल लोथल है वो गुजरात प्रांत में अवस्थित है। और ये जो स्थान है आपका पुरातन काल में जो साबरमती और भोरगवा भोगवा नदी के समीप था। कहाँ पर, साबरमती और भोगवा नदी के समीप था आपका ये। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या आपके स्क्रीन पर, 5वां प्रश्न। ऋग्वेद में उल्लेखित प्रसिद्ध 10 राजाओं
दशराज्य युद्ध का युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था? अच्छा प्रश्न है ये वाला। प्रश्न संख्या 5 बहुत बेहतरीन प्रश्न मैं इसको कह सकता हूं। टाइम ले लीजिए आप लोग इस क्वेश्चन में। ओके, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, पुरुषणी पहला ऑप्शन, पुरुषणी। अच्छा, पुरुषणी नदी यानी कि मैं इसको कह सकता हूं रावी नदी। रावी नदी, ठीक है, पुरुषणी नदी को रावी नदी के नाम से जाना जाता है। ये जो है रावी नदी के तट पर लड़ा गया था। और इस युद्ध में दोस्तों जो भरतों के राजा सुदास थे, भरतों के राजा सुदास थे, इन्होंने, जिसके पुरोहित थे ऋषि वशिष्ठ ऋषि। ठीक, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन संख्या 6 की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से किस जैन सभा में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ? किस जैन सभा में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ? छठा नंबर क्वेश्चन आपका। वल्लभी, दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा यहां पर, वल्लभी। ठीक, प्रश्न संख्या 7 की बात करेंगे। निम्नलिखित मध्यकालीन विद्वानों या लेखकों में कौन जैन धर्म का अनुयायी था? कौन जैन धर्म का अनुयायी था? ये क्वेश्चन आप लोगों से पुटअप किया गया है डियर। हमारे ऑप्शन है मालाधर वसु और हेमचंद्र सूरी, पार्थसारथी और सायण। क्वेश्चन संख्या 7 की बात करेंगे। ओके, वैसे इसका आंसर जो होगा बी वाला ऑप्शन रहेगा आपका, हेमचंद्र सूरी। और दोस्तों जो हेमचंद्र सूरी था ना, वो जैन धर्म का एक महान विद्वान था। ठीक है, ये कहाँ रहता था? जयसिंह के दरबार में। ये कहाँ रहता था? जयसिंह के दरबार में रहता था। ठीक है, और आप लोग जानते हैं कि जयसिंह सिद्धराज जो थे, जयसिंह सिद्धराज ने आबू पर्वत पर एक जो है मांडप बनवाया था, जिसमें जैन तीर्थकों की मूर्तियां स्थापित करी गई थी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, प्रश्न संख्या 8 की। 8 में कहा गया आपसे कि निम्नलिखित में से किसे एशिया के ज्योतिपुंज के तौर पर बनाया जाता है, जाना जाता है, सॉरी, एशिया के ज्योतिपुंज के तौर पर जाना जाता है। क्वेश्चन कम करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन क्वेश्चन सही होने चाहिए, सटीक होने चाहिए। ठीक है, निम्नलिखित में से किसे एशिया के ज्योतिपुंज के तौर पर जाना जाता है? यह रहेगा हमारा 8वां प्रश्न। गौतम बुद्ध, महात्मा गांधी, महावीर स्वामी, स्वामी विवेकानंद। सही आंसर होगा गौतम बुद्ध। पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है, एशिया के ज्योतिपुंज यानी कि लाइट ऑफ एशिया। आप लोगों ने पढ़ा होगा, शायद 12वीं क्लास में आपके हो सकता है, या 10वीं क्लास में था, कहीं ना कहीं आप लोगों ने पढ़ा होगा ये लाइट ऑफ एशिया। ठीक है, 8वें प्रश्न का आंसर हो जाता है पहला वाला ऑप्शन, यानी कि एशिया के ज्योतिपुंज लाइट ऑफ एशिया के रूप में महात्मा बुद्ध का नाम जो है लिया जाता है। दोस्तों ये किस धर्म के संस्थापक थे? बौद्ध धर्म के संस्थापक थे गौतम बुद्ध। ठीक है जी, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, प्रश्न संख्या 9 की। भक्त तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे? प्रश्न संख्या 9 की बात करेंगे। भक्त तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे? क्वेश्चन संख्या 9, हमारे ऑप्शन है बाबर, अकबर, जहांगीर और औरंगजेब। देखिए एक चीज समझ लीजिए पहले, एक जहांगीर एक आपका शाहजहां, दोनों की बात कर लेते हैं। तो जहांगीर दोस्तों, जहांगीर की बात करेंगे 1605 से 1605 से 1627 तक।
और एक और बताया था मैंने आपको जिनका नाम था शाहजहां। ठीक है, शाहजहां। अगर मैं दोस्तों इनकी बात करूंगा तो 1627 से 1657 तक। अब हमने कहा कि भक्त तुकाराम की बात की गई है क्वेश्चन संख्या 9 में, तो आप लोग यहाँ पर तीसरा वाला ऑप्शन लगाएंगे, जहांगीर। क्योंकि दोस्तों जो तुकाराम का जो समय अवधि है ना, यानी कि जो वर्ष रहा है इनका, वो 1608 से 1649 ईस्वी तक रहा है तुकाराम का। 1608 से 1649 के बीच माना जाता है। तो मराठा जो भक्त संत कबू हैं, इनका एक विशेष स्थान था इसमें। ठीक है, तो कह सकते हैं दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा आपका तीसरा वाला ऑप्शन हो जाएगा, जहांगीर। ठीक, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, प्रश्न संख्या 10 की, कि जब राजा वोडियार ने मैसूर राज्य की स्थापना की, तब विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? ऐसे क्वेश्चन थोड़े से कंफ्यूज कर देते हैं। क्वेश्चन संख्या 10 की बात की जा रही है। अच्छा, एक बात और है, जो वोडियार है, वोडियार राजा वोडियार, इन्होंने जो है ना कब से कब तक शासन किया था? तो 1978 ईस्वी से शासन किया था दोस्तों। 1978 से, शायद 1978 से, सॉरी गाइस भूल रहा हूं इसका, चलिए कोई बात नहीं है, मैं इसका सटीक आंसर बता देता हूं। वेंकट द्वितीय सही आंसर आपका हो जाएगा, वेंकट द्वितीय। ठीक, 1586 था या 68 था, कुछ ऐसा ही था। चलिए नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। क्वेश्चन संख्या 11 की बात कर लेते हैं। मुगल, अच्छा एक बात और है, देखिए दोस्तों जो ये वीडियो चल रही है, आप लोग कमेंट कर रहे होंगे, तो आपके कमेंट का आंसर नहीं मिल रहा होगा, है ना? तो परेशान होने की आवश्यकता आपको नहीं है, आपको कंटेंट पर फोकस करना है और अपना आंसर बताते जाना है, और लास्ट में ये भी बताना है कि कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं इस वाले सेशन में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन संख्या 11 की तरफ हम लोग उन्मुख हो जाते हैं। मुगल मनसबदारी व्यवस्था के संदर्भ में किस निम्न कथनों पर विचार करना है आपको? कौन से कथन है कि एक दो तीन चार, चार कथन दिए गए हैं, फिर आपको ऑप्शन दिए गए हैं। तो कथन क्या है कि जात एवं सवार पद प्रदान किए जाते थे। पढ़ लीजिए आप इसको, डोंट वरी। ठीक लग रहा है? ये वाला बी वाला गलत लग रहा है मुझे, ये वाला गलत लग रहा है। पहला और तीसरा कौन से में है? सी वाले ऑप्शन में। पहला और तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। दोस्तों मुगल कालीन जो सैन्य व्यवस्था थी, वो आपकी पूरी की पूरी मनसबदारी प्रथा पर जो आधारित थी। यानी कि अकबर जो है, अकबर के द्वारा प्रारंभ की गई थी ये। और इस व्यवस्था में उन व्यक्तियों को सम्राट बनाया जाता था, या एक पद दिया जाता था, जो शाही सेना में होते थे। ठीक है, और जो कहाँ होते थे? शाही सेना में होते थे। तो इसका आंसर देखिएगा, जात एवं संवाद पद प्रदान किए जाते थे, और मनसबदारों के 3 वर्ग थे। ये वाला भी ऑप्शन आपका सही है, यानी कि तीसरा वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे हो जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। लंदन में इंडियन हाउस की स्थापना किसने की थी? क्वेश्चन संख्या 12, लंदन में इंडियन हाउस की स्थापना किसने की थी? 12वें नंबर। ऑप्शन आपका होगा पहला ही, श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन हाउस की स्थापना की थी। ठीक, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, प्रश्न संख्या 13 की। आपसे कहा गया है कि निम्न में से एक स्वराज पार्टी से संबंधित नहीं थे। निम्न में से एक स्वराज पार्टी से संबंधित नहीं थे। स्वराज पार्टी से संबंधित नहीं थे, 13 नंबर क्वेश्चन आपका। सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए फटाफट दोस्तों,
13 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रखा है। राजेंद्र प्रसाद में इसका आंसर लगाने वाला हूं। बिल्कुल सही आंसर रहेगा कि भैया यहां पर बात यह है कि जो जो स्वराज पार्टी से संबंधित प्रमुख नेता थे, स्वराज पार्टी से संबंधित प्रमुख नेता चिरंतन दास, मोतीलाल नेहरू, है ना, ये आपके थे। और आपसे कहा गया था कि कौन एक स्वराज पार्टी से संबंधित नहीं थे, तो राजेंद्र प्रसाद जी तो नहीं थे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वायसराय के काल में हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वायसराय के काल में हुई? ये हमारा 14 नंबर रहेगा। रिपन, लिटन, एल्गिन, डफरिन। अच्छा, सबसे पहली बात ये आती है कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1885 में। 1885 में स्थापना हुई थी। दूसरा प्रश्न बनता है कि इसकी स्थापना किसने की थी? एओ ह्यूम ने की थी। ठीक है, एओ ह्यूम। अब दोस्तों, इस समय जो है भारत का वायसराय जो था डफरिन था, लॉर्ड डफरिन था दोस्तों, लॉर्ड डफरिन। ठीक, इसका आंसर हो जाता है आपका डी वाला ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, प्रश्न संख्या 15 की। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? ये रहेगा हमारा 15वां प्रश्न। कौन सा एक सुमेलित नहीं है? देख लीजिए दोस्तों, इसका आंसर कौन सा एक सुमेलित नहीं है। हमारे ऑप्शन है, देखिए, प्रार्थना समाज डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग, दूसरा है आत्मी सभा देवेंद्र नाथ टैगोर, तीसरा है भारतीय ब्रह्म समाज केशव चंद्र सेन, और राधा स्वामी सत्संग तुलसीराम। यस, क्वेश्चन संख्या 15 की बात की जा रही है। मैं इसका आंसर भी लगाऊंगा कि आत्मीय सभा देवेंद्र नाथ टैगोर, सेकंड वाला ऑप्शन आपका लगाया जाएगा इसमें। ये कौन थे? आत्मीय सभा की स्थापना देवेंद्र नाथ टैगोर ने नहीं की, किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने। राजा राम मोहन राय ने की थी। ठीक है, कब की थी? 1815 ईस्वी में। कब की थी सर? 1815 ईस्वी में की थी। अगर मैं बात करूं प्रार्थना समाज की स्थापना, ठीक है, प्रार्थना समाज की स्थापना की थी आत्माराम पांडुरंग के द्वारा। ब्रह्म समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन, और राधा स्वामी सत्संग तुलसीराम, जिसको बोला जाता है शिवदयाल स्वामी, शिव दयाल स्वामी इनको बोला जाता है। ठीक है, इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 16, निम्नलिखित में से किसने यह लिखा था कि भारत की मुक्ति महात्मा गांधी के नेतृत्व में नहीं होगी? ऐसे कौन से व्यक्ति थे, किसने लिखा था? क्वेश्चन संख्या 16, सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट, अभी आपको फिर से मिलान करना है, और दोस्तों जो संबंधित नहीं है उसके बारे में आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा चंबल घाटी योजना से संबंधित नहीं है। चंबल घाटी योजना से संबंधित नहीं है, 17 में की बात की गई है। 17वां नंबर क्वेश्चन। अच्छा, गांधी सागर ठीक है, जवाहर सागर सही है, गोविंद वल्लभ पंत सागर, मतलब लास्ट के दो जो है ना ये नहीं लग रहे मुझे 17वें में, तो तीसरा वाला ऑप्शन लगाएंगे, तीसरा और चौथा। ठीक है, जो चंबल परियोजना है राजस्थान और मध्य प्रदेश की एक परियोजना मानी जाती है। ठीक है, चंबल परियोजना जो है वो आपकी राजस्थान और मध्य प्रदेश की एक मिली हुई परियोजना है, और ये कहां पर है? चंबल
नदी पर स्थित है। कहाँ पर? चंबल नदी पर दोस्तों ये स्थित है आपकी। अब इस परियोजना के तहत आप लोग जानते हैं कि राजस्थान के कोटा जिले में जो जवाहर सागर है ना, और राणा प्रताप सागर है, ये आपके जल विद्युत ग्रह हैं आपके। ठीक है, तो इसका जो आंसर रहेगा तीसरा और चौथा रहेगा, जो कि नेगेटिव है, गांधी सागर जवाहर सागर। बाकी ये दोनों आपके नहीं है, तीसरा चौथा। ठीक, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अच्छा, इसमें क्या है और आगे बढ़ते हैं फिर। निम्नलिखित में से कौन सा आंध्र प्रदेश का बंदरगाह नगर है? आंध्र प्रदेश का 18 नंबर क्वेश्चन की मैं बात कर ले रहा हूं। निम्नलिखित में से कौन सा आंध्र प्रदेश का बंदरगाह नगर है? 18। का आंसर लगाइएगा आप लोग काकीनाडा। काकीनाडा फर्स्ट ऑप्शन आपका हो जाता है। नेक्स्ट, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत सर्वाधिक संभाव्यता वाला है? सर्वाधिक संभाव्यता वाला है, ये आपका 19वां नंबर क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन संख्या 19। क्वेश्चन संख्या 19। सौर शक्ति, बिल्कुल सही है भाई। भारत में जो सौर शक्ति है वो नवीकरणीय ऊर्जा का सबसे ज्यादा संभाव्यता स्रोत रहता है। ठीक है, क्योंकि दोस्तों भारत में 365 में से लगभग 300 दिन तो आपको धूप ही मिलेगी। चलो 65 दिन मैं मान लेता हूँ धूप नहीं मिलेगी, लेकिन 300 दिन तो धूप ही मिलेगी। तो सौर ऊर्जा आप लोगों की जानते हैं, सौर ऊर्जा बहुत बढ़िया स्रोत माना जा सकता है। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ उन्मुख होते हैं। प्रश्न संख्या 20। निम्नलिखित में से भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? हाँ जी सर, आपसे पूछा गया है कि भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? टोडा, गोंड, भील, गारो। गोंड लगाइएगा, बी वाला ऑप्शन आपका। ठीक है, गोंड जनजाति जो है वो भारत की सबसे बड़ी जनजाति है, और ये आपके कहां पर स्थित है? ये आपके मध्य भारत में स्थित है। मध्य भारत में स्थित है आपकी। ठीक है, और मध्य प्रदेश में दोस्तों जो आदिवासी जनजाति है, गोंड जनजाति, सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में मिलेगी। ठीक, 20 क्वेश्चन हो गया आपके। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत के किस राज्य में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या सर्वाधिक है? ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको पहले करवाया था कभी। अगर आप लोग क्लास में हैं तो क्वेश्चन को ध्यान से देखें। ठीक है, और जो जीके की सीरीज है वो आप लोग की जारी रहेगी। इसी प्रकार से आपको जीके की क्लास करवाई जाएगी जिस प्रकार से चल रही है। तो भारत के किस राज्य में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या सर्वाधिक है? उत्तर प्रदेश लगा दीजिए फटाक से, बिना सोचे समझे। ठीक है, 22 पे आते हैं। ओहो, ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत हो गया, मतलब इस प्रकार से, बट कोई नहीं, आप लोग आराम से हैंडल कर लेंगे। इसको देखिएगा 22 को। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा एक सुमेलित नहीं है? जैसे नाथुला, लिपुलेख, रोहतांग और पालघाट। 22 नहीं है, ये पूछा गया है। तो मैं पहला वाला ऑप्शन लगा दूंगा, नाथुला अरुणाचल प्रदेश लिख रखा है ना इन्होंने इसमें। तो यहाँ पर जो है ये आपका सिक्किम में अवस्थित है। ये कहाँ है? ये आपका सिक्किम में अवस्थित है। ठीक है, 22 वाला जो है। देखिएगा, अगर बात करें यहाँ पर भारत के जो दर्रे हैं ना, है ना, जम्मू कश्मीर में है, हिमाचल में है, उत्तराखंड में है, सिक्किम में है, अरुणाचल प्रदेश में, केरल में है। अच्छा, केरल की बात करें तो मैं आपको बता दूं, जैसे लिखा हुआ ना पालघाट। ठीक है, सही है आपका। रोहतांग, रोहतांग जो है हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, और इसमें आपका एक दर्रा हो रहा है हिमाचल प्रदेश में, पिपकीला। ठीक, लिपुलेक उत्तराखंड में है, और एक और है उत्तराखंड में, थागाला। थागाला। ठीक, नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन संख्या 23 की बात करेंगे। ये क्वेश्चन आपको इस प्रकार से करना है
कि भैया कथन ए दिया गया है, इस प्रकार के क्वेश्चन तो सबसे ज्यादा पूछे जा रहे हैं आजकल, आप लोग जानते ही हैं, है ना। कथन ए दिया गया है कि पश्चिम घाट की नदियां डेल्टा का निर्माण करती हैं। अब कारण आर दिया गया है कि वे छोटे मार्ग से तीव्र गति से कठोर चट्टानों के ऊपर से प्रभावित होती हैं। फिर आपको बताना है कि ये सही है कि गलत है 23 नंबर में। भाई मुझे तो सही लग रहा है, इसका मतलब ए और आर दोनों सही हैं। आर ए का स्पष्टीकरण है, मतलब सही स्पष्टीकरण है। भारत में चालू जोतों का सबसे बड़ा औसत आकार है, संकारे जिसको बोला जाता है, 24। मध्य प्रदेश। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से ठंडी समुद्री धाराएं कौन सी हैं? 25 नंबर क्वेश्चन की बात की जा रही है आपसे, 25 की क्या? निम्नलिखित में ठंडी समुद्री धाराएं कौन सी हैं? आवाज क्लियर आ रही होगी और आपके क्वेश्चन भी अच्छे से जा रहे होंगे। उत्तर प्रदेश पुलिस, आर ओ और आपका सुपर टेट और जो भी एग्जाम है जिसमें आपके इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सभी के लिए इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं। तो 25 नंबर में आपको इसका आंसर दे देता हूं, तीसरा वाला ऑप्शन, 1 3 4, 1 3 4। ब्राजील धारा को यहां पर हम लोग इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि ब्राजील धारा जो है वो गर्म जल धारा है, ये आपकी गर्म जल धारा है। अभी आपको करना क्या है, सूची 1 का मिलान सूची 2 से करना है। एक तरफ जनजाति दे रखी है, एक तरफ देश दे रखे हैं। चलो मैं आपको मिलान करवा देता हूं। एस्किमो जनजाति दोस्तों आपकी कनाडा में पाई जाती है, पहले का तीसरा। मसाई जो है केन्या में पाई जाती है, मसाई केन्या में। और एक है आपको बद्दू, बद्दू जो सऊदी अरब में। बुशमैन एक बची आपकी, तो ये आपकी बोत्सवाना में। पहले का तीसरा, पहले का तीसरा कौन से में? तीसरे वाले ऑप्शन में। तो यहां पर ज्यादा एफर्ट लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ी आपको, तीसरा ऑप्शन आपका यहां पे करेक्ट हो जाता है। ठीक है डियर, और आगे बढ़ते हैं, 30 क्वेश्चन करवा देता हूं। 27, वह कौन सी तिथि है जब दोनों गोलार्ध में दिन और रात बराबर होते हैं? मतलब कौन सा दिन ऐसा है, कौन सी तारीख ऐसी है जब दिन और रात जो है वो आपके बराबर होते हैं? 21 मार्च और 23 सितंबर। तीसरा याद सबको है। देखो एक चीज समझ लीजिएगा, 21 जून को उत्तरी गोलार्ध की बात करेंगे, 21 जून को उत्तरी गोलार्ध अगर बात करें 21 जून की, तो 21 जून को जो है क्या, उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़ा होता है और रात छोटी होती है। ठीक, दिन बड़ा, रात छोटी होती 21 जून को। ठीक, और दक्षिण गोलार्ध में रात बड़ी होती है, दिन छोटा होता है। दक्षिण में इसका उल्टा होता है। ठीक, ध्यान रखेंगे। अगर मैं बात करूं, जबकि दोनों गोलार्ध में 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन रात बराबर होते हैं, और 22 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में दिन छोटा रात बड़ी होती है। ठीक, लिख लेना इसको। एक बार फिर से बता देता हूं मैं आपको कि भैया 21 जून को जो उत्तरी गोलार्ध है इसमें दिन बड़ा होता है और रात छोटी होती है, और दक्षिणी गोलार्ध में रात बड़ी होती है, दिन छोटा होता है। ठीक, और एक पॉइंट लिखिएगा जो आपकी स्क्रीन पर लिख रखा है कि दोनों गोलार्ध में 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन रात बराबर होते हैं, और 22 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में दिन छोटा होता है, रात बड़ी होती है। ठीक, कंफ्यूजन होंगे ना। निम्नलिखित में से जनसंख्या के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा इस्लामिक राष्ट्र कौन सा है? 28। इस्लामिक, बांग्लादेश, मिस्र, इंडोनेशिया, पाकिस्तान। मुझे पता आप लोग पाकिस्तान बताओगे, जबकि आंसर होगा आपका इंडोनेशिया। तीसरा वाला ऑप्शन आपका रहेगा,
यानी कि दोस्तों यहाँ पर जनसंख्या जो है, जो इस्लामिक यानी कि मुस्लिम जनसंख्या जो है वो 21-22 करोड़ के आसपास है। ठीक। और यहाँ पर जो सिया मुसलमान हैं उनकी जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 29 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? दोस्तों 29 की बात कर लेते हैं, सुमेलित नहीं है 29। तीसरा वाला ऑप्शन। एक क्वेश्चन और करेंगे दोस्तों आज के सेशन में कि विश्व ऊष्मायन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक कारक है? कौन सा एक कारक है? दोस्तों अगर आप 30 नंबर तक क्वेश्चन आ गए हैं, 30 क्वेश्चन संख्या 30 तक आ गए हैं, तो इसका आंसर बताने को तो मैं बता दूंगा, लेकिन आपको इसका आंसर जो है कमेंट सेक्शन में बताना है कि 30 नंबर का आंसर जो है सर क्या होगा। ठीक है। और आपका स्कोर कितना बना वो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है। नेटवर्क इशू के कारण दोस्तों आपकी लाइव क्लास नहीं कर पा रहा था। इस प्रकार से क्लास चलेगी आपकी, और जिन लोगों ने ज्वाइन किया है इस क्लास में बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है। एक्चुअली गाइस बात यह है कि आपके क्वेश्चन का जो आप लोग कमेंट कर रहे हैं उनका आंसर मैं नहीं दे पा रहा था। बहरहाल क्लास आपको धांसू लगी होगी। ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय और विश यू हैप्पी न्यू ईयर गाइस।